हमने अब तक जो किया वो पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग है वो 3 है, वो हमने कर ली, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन थी और गवर्नमेंट कंपनी थी। अब चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है, और हमें पता भी होना चाहिए कि अगर हम इंडिपेंडेंस के समय से देखें तो पब्लिक सेक्टर का रोल मेनली तो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके बाद कैसे उसकी भूमिका में परिवर्तन आया वो हम इस वीडियो के थ्रू या इस टॉपिक के थ्रू समझेंगे। तो अगर हम बात करें अपने उस समय की, जब हम आज़ाद हुए थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी देश का अगर हमें आर्थिक विकास करना है, उसकी इकोनॉमिक डेवलप करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर मेनली बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार पाए, जो आधारभूत सुविधाएं, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है जिसको हम पावर के रूप में बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए, और जहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर जब इंडिपेंडेंस के समय में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसलिए उस समय हमारा फोकस, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस था वो था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें फॉर अदर सेक्टर। जो भी दूसरे सेक्टर थे, वो प्राइवेट सेक्टर था या दूसरे थे, उनके लिए बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, वो पब्लिक सेक्टर का रोल था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो बहुत ज़रूरी भी था और आज भी है। ठीक है। एंड इन्वेस्ट इन की एरियाज़। की एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर पैसे की इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूज है, पैसा ज़्यादा चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर वहाँ इंटरेस्टेड नहीं था। तो जो 5 ईयर प्लान्स जो हमारे बने, पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनी, अगर उसकी इनिशियल स्टेज को देखें तो डेवलपमेंट गेव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर। तो 5 ईयर प्लान में शुरुआत की स्टेज में जो पहले 2-3 पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारी, उनमें हमने पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत जोर दिया, सो दैट हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, और जहां कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना चाहता, वहां सरकार अपने आप आगे आई, सो दैट वो उन प्राइवेट सेक्टर को भी उभार सके। मतलब कि हम कृषि प्रधान देश पहले भी थे, आज भी हैं कुछ हद तक, बट अब हम इंडस्ट्री के अंतर्गत भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब उसी 5 ईयर प्लान्स का नतीजा है। तो जब 1990 आया, 1990 का समय आया, दौर आया, तो उस समय हम एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, इसीलिए उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई। ये पॉलिसी होना चाहिए। तो उस समय की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थे उसने बहुत ज़्यादा चेंज करे, जिसकी एडवांटेज हम अभी भी ले रहे हैं। अब वो चाहे लिबरलाइजेशन हो, रूल्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, प्राइवेटाइजेशन हो, उन पब्लिक सेक्टर का जो सिक यूनिट है उनको बेच देना, उनको प्राइवेट हाथों में सौंप देना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपने देश को विश्व के व्यापार के लिए खोल देना। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अपनी इकोनॉमी को खोलना, वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस के थ्रू पब्लिक सेक्टर का रोल धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा, ख़ास तौर से 1991 के बाद, तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रीडिफाइंड। तो क्या हो गया, वो दोबारा से परिभाषित हुआ। इट वाज नॉट सपोज टू प्ले ए पैसिव रोल बट टू actively participate and compete in the market with other private sector company in the same industry। तो अब उसका वो रोल नहीं था। पैसिव रोल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कोई सिर्फ, जैसे आप देखते होंगे कि ज़्यादातर उस समय की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी जिनका हमने प्राइवेटाइजेशन किया, उनका बेसिक रीज़न ये था कि वो हैवी लॉस में चली गई थी। रीज़न क्या था कि हम कॉम्पीट तो कर नहीं रहे थे,
वही जो जिसको हम रेड टैपिज्म कहते हैं, लाल फीता शाही कहते हैं। तो हमारा ध्यान कहीं से भी इसमें नहीं था कि हम कैसे प्रॉफिट कमाएं, हमारे पास इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, ना ही हम रिसोर्सेज का सबसे अच्छा उपयोग कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, उन लोगों को दे दिया जो शायद एक तो उसको बेचने से पैसा आया हमारे पास, उस पैसे को हम कहीं और लगा सकते थे, या उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रिवाइव कर सकते थे जिनमें जान थी, जो हमें प्रॉफिट कमा कर दे सकती थी। तो हम जो भी पैसा हमारा उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचने से हुआ, जिस क्षेत्र में पहले इंडिपेंडेंस के समय कोई जाना ही पसंद नहीं करता था, तो उसमें शुरू में सरकार ने रोल दिखाया कि हाँ इनको हम संभालेंगे, आप अभी दूसरे ही इंडस्ट्री को संभालो। बाद में जब दिखा कि क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से रन होता है नॉर्मली, तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, पैसिव रोल हटा, मतलब कि जो निष्क्रिय भूमिका थी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर पब्लिक सेक्टर की, वो चेंज की गई और उसको निजी क्षेत्रों के साथ कंपटीशन करने के लायक बनाया गया। तो आज के समय में आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं दो पब्लिक सेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो सेल ले लो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चाहे इंडियन ऑयल ले लो, चाहे भारत पेट्रोलियम ले लो। तो ये एक तरीके से अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर ये लीडिंग कंपनीज हैं। ऑब्वियसली है, इंडिया पोस्ट को भी हम पोस्टल डिपार्टमेंट को भी मानेंगे उसी के अंदर। तो इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीट ओवरहॉलिंग और शटडाउन। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाज मेकिंग लॉसेस कॉन्टीन्यूसली, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कई ऐसे बिजनेस थे जो लॉस में जा रहे थे, तो उनको रेफ़र कर दिया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया, एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और उनकी किस लिए उनको दिया गया, जिससे उनकी ओवरहॉलिंग कर सके, मतलब कि उनका पुनर्निर्माण किया जा सके, उनको दोबारा से जीवन दान दिया जा सके, अगर वो इस कंडीशन में है तो। और अगर इस कंडीशन में नहीं है तो उस बिज़नेस को क्या कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनको हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये था पब्लिक सेक्टर का रोल धीरे धीरे चेंज होने लगा। अब क्या ज़रूरी था पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज करना, क्यों ज़रूरी था, या पब्लिक सेक्टर ने क्या भूमिका निभाई हमारे देश में, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। तो आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि पब्लिक सेक्टर का रोल था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाए। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ए प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर मैं औद्योगिकरण करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो ज़रूरी है वो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो इट वाज ओनली द गवर्नमेंट विच कुड मोबिलाइज ह्यूज कैपिटल। जहाँ ज़्यादा पैसे की, पूंजी की आवश्यकता होती है इन्वेस्ट करने में, वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इतना रिस्क ले सकती है कि वो ऐसे डिसीजन ले पाए। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट कर पाए इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन को, एंड ट्रेन कर पाए टेक्नीशियन को और वर्कफोर्स को। तो ये सारे काम सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ से ही हो सकते थे। अब वो चाहे रेल हो, रोड हो, सी हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि इन सब में आज की डेट में भी रेल को देखो तो आप सिर्फ ऑटोनॉमी है, ऑटोक्रेसी है, सिर्फ किसकी है, भारतीय रेल की। तो अभी भी हम इस पर ही निर्भर हैं। रोड का देखो तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ही देख रही हैं। सी में ज़रूर है कि कुछ हैं, पर फिर भी मेनली जो बंदरगाह डेवलप किए गए हैं वो भी सरकार के द्वारा ही किए गए हैं। और एयर ट्रांसपोर्ट में भी एयर इंडिया बहुत अभी तक लीडिंग रही है। मेन जो ज़रूरी चीज़ें थी उसमें, हाँ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ज़रूर आ गई हैं। तो इन्होंने उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पब्लिक सेक्टर रोल पहले से ही बहुत अच्छा था और बहुत ज़रूरी भी था। Their expansion has contributed to the pace of industrialization and ensure future economic growth।
तो जब ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाए तो हम जो एक स्पीड थी औद्योगिकरण की उसको हम बढ़ा पाए और साथ ही साथ देश का आर्थिक विकास करा पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना मेन एम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का होता है, सो दैट सारी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ पाएँ, हर प्रकार के बिजनेस बढ़ पाएँ आगे। अब इन्वेस्टमेंट की गई, वाज टू बी मेड टू, निवेश किया जाना था किस किस चीज़ में, तो गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कोर सेक्टर विच रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो मैं बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी चाहिए थी, बिग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए था, जैसे स्टील प्लांट, तो इसीलिए सेल को लगाया गया, सेल को स्थापित किया गया। रेलवे आपको पता ही है ट्रांसपोर्टेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पावर जनरेशन प्लांट, तो ये हमारे ही थे शुरू में। सिविल एविएशन, जहाँ पर एयर इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। रेलवे में बता ही चुका हूँ, पेट्रोलियम बता चुका हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड भी है, स्टेट ट्रेडिंग कोल इंडिया एटसेट्रा। तो ये सब वो पार्ट थे इंफ्रास्ट्रक्चर के जिन पर बहुत कंसंट्रेशन किया हुआ था सरकार ने, और पब्लिक सेक्टर ही इनको आगे बढ़ा सकता था। तो इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़रूरी थी, जो की भी सरकार ने, सो दैट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर पाएँ। गिव ए लीड इन इन्वेस्टमेंट टू कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट फंक्शनिंग। तो ऐसी जगह भी इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ पर अभी प्राइवेट सेक्टर जाने के लिए इच्छुक नहीं है, जैसे फर्टिलाइज़र की फील्ड में, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको हम पूषा के नाम से जानते हैं, वो स्थापित किया। फार्मास्यूटिकल की लाइन में गए, पेट्रोकेमिकल की लाइन में गए, न्यूज़ प्रिंट की लाइन में गए, मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग में गए, जहाँ पर आपको भारत इलेक्ट्रिक्स और BHEL मिल जाएंगी। तो जहाँ प्राइवेट सेक्टर उस समय जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ सरकार ने अपने खुद की जो उपक्रम थे उनको स्थापित किया, उनको बनाया, उनके थ्रू उस डेवलपमेंट को या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया सबको, जो सो दैट हम आगे बढ़ पाएँ। आगे इन्वेस्टमेंट कहाँ की गई? गिव डायरेक्शन टू द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लाइक होटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इस तरफ भी सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट की। टेक्सटाइल में कंपनी बनाई थी, एक इस तरफ कंपनी है करमपुरा की साइड में, जो आज के समय में बंद हो गई है, पर उस समय वो चल रही थी, शायद भारत मील उसका नाम है। तो ऐसा हर फील्ड के अंदर जहाँ नेसेसरी था, पब्लिक सेक्टर ने रोल प्ले किया, इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की गई। ठीक है, होटल्स के अंदर इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को या होटल इंडस्ट्री को डेवलप करने में अपना योगदान दिया है। ये पहला पॉइंट हो गया जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, और इस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ठीक है, हमने क्या क्या किया, हमने जहाँ जहाँ ज़रूरी था वहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया, उस सेक्टर को जो इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है उसको डेवलप किया। दूसरा क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे, क्षेत्रीय संतुलन नहीं था, मतलब कि आप उद्योगों को किसी जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहीं तक सीमित नहीं रखना था, क्योंकि अगर यहाँ सीमित रखोगे तो माइग्रेशन होगा लोगों का अपनी अपनी स्टेट से। तो इसलिए लोगों का माइग्रेशन कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने क्या किया कि हर उस रीजन में गए जहाँ पर कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर जाना नहीं पसंद करता, तो गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ गया और उस रीजन में जाकर जो ये इंडस्ट्री थी या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, इनको स्थापित किया, सो दैट वहाँ के लोकल्स को उनके गृह एरिया के अंदर ही क्या मिल पाए, नौकरी मिल पाए। तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके पूरे देश की, किसी एक रीजन की डेवलपमेंट ना हो जाए। अभी भी शायद ये उतना अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा, पर हाँ इम्प्रूवमेंट बहुत हो चुकी है पहले से। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन, सभी क्षेत्र के हमें विकास करना होता है सरकार को, एंड स्टेट इन ए बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज। तो क्षेत्रीय असंतुलन को
हटाना मिटाना भी सरकार का ही काम होता है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बखूबी निभाया भी है। द गवर्नमेंट हैड टू लोकेट न्यू एंटरप्राइजेस in a backward area, at the same time prevent mushrooming growth of private sector unit in already advanced area। अपनी तो उन्हें लगानी थी कि अपनी जो एंटरप्राइजेस हैं उनको बैकवर्ड एरिया में इस्टेब्लिश करना ही था। साथ ही साथ ये भी देखना कि प्राइवेट सेक्टर भी एक जगह ही कुकर मूते की तरह एक जगह ही मशरूम जो है, मशरूम का मतलब होता है कि एक ही रीजन के अंदर पूरा प्राइवेट सेक्टर स्टेब्लिश हो जाए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी एक जगह नहीं काम एक मतलब उसको एक प्लेस नहीं देना जिससे उसी जगह का जो है डेवलपमेंट हो। आप देखते हो इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में प्राइवेट सेक्टर की ही फैक्ट्रीज होती हैं, पर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई जगह पर है, ओखला में है, नांगलोई की तरफ है, हम इस तरफ झिलमिल की तरफ है, ठीक है, अब मायापुरी में इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये इसीलिए बनाए गए थे जिससे प्राइवेट सेक्टर भी किसी एक जगह तक सीमित ना हो जाए। तो रीजनल बैलेंस डेवलप करना भी पब्लिक सेक्टर के थ्रू सरकार को करना होता है। अब आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, बड़े पैमाने के लाभ। आप जानते हैं आपने, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप जानते हो कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है। वेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू सेट अप with huge capital outlay, the public sector had to step in to take the advantage of economy of scale। तो जहाँ पैसे की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वहाँ प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली पीछे रह जाता है, तो वहाँ फिर पब्लिक सेक्टर को ही रोल प्ले करना होता है। अब वो चाहे BHEL को देख लो या MTNL को देख लो, जहाँ किसी का नेटवर्क नहीं मिलता वहाँ भी आपको MTNL का नेटवर्क मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वहाँ पर प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करती, उस एरिया को वो छोड़ देती हैं, ठीक है। तो पर आप देखोगे गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ हर उस एरिया में है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अब चाहे वो पावर प्लांट के क्षेत्र में हो, नेचुरल गैस के क्षेत्र में हो, पेट्रोलियम के क्षेत्र में हो, टेलीफोन इंडस्ट्री हो, ये सब वो एग्जाम्पल है जहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। इसीलिए पब्लिक सेक्टर ने आगे बढ़कर लीडिंग रोल प्ले किया इनको अपने देश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए। चौथा आता है चेक ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देश की जो आर्थिक शक्ति है वो किन्हीं कुछ लोगों के हाथ में ना पहुंच जाए। टाटा, अंबानी, ये जितने भी लोग हैं सिर्फ इन तक वो केंद्रीकृत ना हो जाए, इसको रोकने के लिए भी पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करता है। द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट अप अ लार्ज इंडस्ट्री विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट एंड दस इनकम एंड बेनिफिट दैट अक्रू आर शेयर्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। तो वो फिर जो भी उसके इनकम एंड बेनिफिट होते हैं उस बड़ी इन्वेस्टमेंट को सेटल करने के, वो एम्प्लॉयज़ और वर्कर तक पहुंच पाते हैं पब्लिक सेक्टर के थ्रू। दिस प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर वो पूरी पावर होगी और वो फिर अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे, तो उसको रोकना कि आर्थिक शक्ति उन तक केंद्रीकृत ना हो जाए, ये काम देखना भी पब्लिक सेक्टर का ही होता है। और पब्लिक सेक्टर उसको प्रॉपर वे में पूरा भी करता है बाय सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्री इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, हम हर चीज़ का आयात कब तक करेंगे, तो इसलिए आयात को प्रतिस्थापित करना है, इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए पहले सरकार ही आगे आती है थ्रू पब्लिक सेक्टर कंपनीज या एंटरप्राइजेज हैड सेटअप इन हैवी इंजीनियरिंग विच वुड हेल्प इन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर established। Simultaneously, several public sector companies like STC, MMTC have played an important role in expanding export of the country। तो देखिए दो आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, ये मिनरल एंड माइनिंग की है कंपनी जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हम इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इनका करते हैं। तो जहाँ भी ज़रूरत है, जितना हम हमारे देश में ज़रूरत है वहाँ यूज़ होता है, नहीं तो जो नॉर्मली बाहर जाता है।
STCS स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि हम उन चीज़ों को बाहर से ना मंगाएं जिनका हम उत्पादन खुद कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है हैवी इंजीनियरिंग फील्ड में इन्होंने अपनी जो अंडरटेकिंग है उनको स्टेब्लिश किया और उसके थ्रू हमने आयात पर जो हम ज़्यादा निर्भर थे उसको कम करने में सफलता पाई। तो अब हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी हैवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अपने देश में उत्पादन कर पा रहे हैं। आप देखते हो कि आज के समय में हम अगर स्पेस के क्षेत्र में जाएं तो बहुत आगे निकल चुके हैं, IT के क्षेत्र में जाएं तो हम बहुत लीडिंग रोल प्ले करते हैं पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसने क्या किया, हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कम किया। अब हम इंपोर्ट कम करते हैं अगर इंडिपेंडेंस के समय की बात की जाए तो। छठा था कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई, जब 1991 आया, जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उस समय सरकार ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म, 4 मेजर रिफॉर्म थे जो उस समय किए गए थे पब्लिक सेक्टर में। और जब कब हुआ था ये सारा काम, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में एप्लीकेबल हुई थी। क्या हुए थे वो 4 मेजर रिफॉर्म? पहला था कि रीस्ट्रक्चर किया जाए या रिवाइव किया जाए ऐसे PSU को, मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, जो अभी भी वाइबल है। वाइबल का मतलब है कि वो अभी भी आपको पैसे कमा कर दे सकते हैं, ठीक है। तो उनको पुनर्जीवित करना भी हमारा क्या काम था। तो उनको व्यवहार्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जिनमें भी पोटेंशियली ये कैपेबिलिटी थी कि वो रिवाइव कर सकते हैं, उनको हमने रिकंस्ट्रक्ट और रिवाइव किया। दूसरा, ऐसी जितनी भी PSU हैं जो चल नहीं पा रही उनको क्या कर दो, क्लोज कर दो, क्योंकि हम उनको अब रिवाइव नहीं कर पा रहे। थर्ड था कि ब्रिंग डाउन किया कि गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल स्ट्रेटेजिक PSU टू 26% और लोअर इफ नेसेसरी। तो ऐसी जितनी भी अंडरटेकिंग थी जहां पर गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा था उसको 26% तक लाने की बात की गई, सो दैट हम क्या कर सकें, उस क्षेत्र को रिवाइव कर सके, काम अच्छे ढंग से पूरा हो सके। नेक्स्ट था कि फुल्ली प्रोटेक्ट करना था इंटरेस्ट ऑफ वर्कर को नुकसान ना हो। कोई भी पॉलिसी अपनाएं पर हमारे वर्कर कभी भी उससे प्रभावित ना रहे, ये देखना भी 1991 की जो पॉलिसी थी उसका मेन रोल था। ये हिंदी वर्जन है जो मैं आपको बता ही रहा था कि सार्वजनिक उपकरण को बंद कर दो जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। यदि आवश्यक हो तो सभी गैर सार्वजनिक उपकरणों में सरकार के अंश को नीचे लाया जाए। और तीसरा है श्रमिकों के हित को पूरा करने की रक्षा करना। तो ये मैं आपको अभी पढ़ा ही चुका था। अब ये सारा काम किस तरीके से हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में? तो पहला काम हमने किया जिसको हम लिबरलाइजेशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उदारीकरण इसको कहा जाता है। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17, पहले 17 क्षेत्र थे हमारे लिए रिजर्व, उनको कम करके हमने क्या किया, 8 कर दिया। और फिर 8 में से बाद में उसको 3 कर दिया। तो जब 1991 आया तो उस समय सिर्फ 8 इंडस्ट्री छोड़ी थी जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो पब्लिक सेक्टर के लिए थी। और वो कौन कौन सी थी ये आपको याद होनी चाहिए। एटॉमिक एनर्जी थी, आर्म्स थी, कम्युनिकेशन थी, माइनिंग थी और रेलवे एटसेट्रा थी। क्योंकि जब एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जिनको शुरू में लाइसेंस लेना ज़रूरी था, मतलब कि उनको रिज़र्व किया गया पब्लिक सेक्टर के लिए, तो वो ये क्षेत्र थे। अब 2001 की बात करें तो सिर्फ 3 ही छोड़ दी, ठीक है। वो 3 भी क्या थे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेल ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा दिया धीरे धीरे करके। तो पहला काम तो ये था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कम किया जाए।
दूसरा काम ये था कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दी जाए शेयर की, ऐसे किसी भी शेयर का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास डिसइन्वेस्टमेंट कर दी जाए, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ ए सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं दा रहे, दो लॉसेस में चल रहे हैं। तो ऐसी सिक यूनिट को, इनको हम सिक यूनिट कहते हैं, बीमार यूनिट, ऐसी सिक यूनिट को हमें क्या करना पड़ दिया जाता है, प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। इसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव वाज टू रेज रिसोर्सेज एंड इनकरेज वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक। उद्देश्य क्या था इस प्राइवेटाइजेशन का कि एक तो साधन मेरे पास उपलब्ध हो पाए, दूसरा ये भी उद्देश्य था कि ज़्यादा पब्लिक अब एग्रीकल्चर की फील्ड से बाहर निकलकर इंडस्ट्रियल फील्ड में अपना जो है योगदान दे सके, अपनी नॉलेज को यूज़ कर सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और जो लोग मालिकाना हक ले रहे हैं, वो जो मालिक बन रहे हैं, एंटरप्राइजेस सेट कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ सकें। It was expected that this would lead to improving the managerial performance and ensuring financial discipline। तो ये सारी जो प्रक्रिया थी ये प्रबंधकीय प्रदर्शन को सुधारने में और वित्तीय अनुशासन लाने में भी क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइवेटाइजिंग लाना प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत। तो आप देखोगे तो पहला तो यही है कि रिलीज़ कर देना लार्ज अमाउंट of the public resources locked up by non-strategic public sector enterprises। तो जो पैसा हमारा ऐसी यूनिट के अंदर, ऐसे अंडरटेकिंग के अंदर लगा हुआ है जहाँ से हम डिज़ायरेबल प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो ऐसी जगह से उस पैसे को बाहर निकाला जाए, ये काम कहलाता है। दूसरा, रिड्यूसिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेप्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। तो जो हमारे ऊपर, मतलब कि एक तो देखो आप जो भी पैसा किसी भी ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लगा रहे हैं जो प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा या इवन लॉस में जा रहा है, तो आप उनको जो फाइनेंस कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, या तो जो पैसा रेवेन्यू के रूप में आपने सरकार ने कमाया वो वहाँ पर लगा रहे हैं, या आप कहीं से उधार ले रहे हैं, सरकार भी उधार लेती है, अब वो चाहे वर्ल्ड बैंक से ले या कहीं से भी ले, और उन सब जगह से जहाँ से सरकार ने उधार दिया है सरकार एक इंटरेस्ट रेट पे करती है, तो वो डेप्ट भी बढ़ा रहा था वो ऑप्शन, और साथ ही साथ हमारा जो है इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ रहा था। थर्ड था कि ट्रांसफरिंग द कमर्शियल रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर। जब मैं अपनी ओनरशिप राइट प्राइवेटाइजेशन के थ्रू प्राइवेट लोगों को बेच दूंगा तो मैंने अपना रिस्क भी किसके पास ट्रांसफ़र कर दिया, उस प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के पास। नेक्स्ट आता है फ्रीइंग दीज एंटरप्राइजेज फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। ऐसी सभी संगठनों को, पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया गवर्नमेंट के कंट्रोल से, और कॉरपोरेट गवर्नेंस लाई। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब एक ऐसी गवर्नेंस जिसके थ्रू सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश की आर्थिक विकास को आगे बढ़ा पाएँ। तो ऐसी पीएसयू जो हैवी लॉसेस में थे, हमने क्या कर दिया, उनको रिलीज़ कर दिया सरकार। आप उसमें आप जानते हो दिल्ली का एक एग्जांपल डेसू का, डेसू जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी पहले देश में और दिल्ली के अंदर, अब वो किसके पास है, BSES के पास, या फिर दूसरी जो है वो रिलायंस है। इन दो के पास है पूरे देश में, मतलब पूरी दिल्ली के अंदर बिजली की सप्लाई, जो पहले किसके पास थी, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डेसू के पास। तो रीज़न यही था कि वो प्रॉफिट जो या वो कहें कि जो सर्विस थी कस्टमर को, वो सर्विस नहीं मिल पा रही थी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि वहाँ पे हम काम नहीं कर पा रहे थे ढंग से। हम वो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस थे जितने हमें उसको जनरेट करने में पैसे लग रहे थे, हम इतना भी रेवेन्यू नहीं कमा पा रहे थे। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया।
अब सिक यूनिट के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी थी, या पब्लिक का या सरकार का रोल क्या था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, ऐसी सिक यूनिट में जो अब रिवाइव शायद ना हो पाए, तो उनके साथ भी वही किया गया जो प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाता था। ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिट वर रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन टू डिसाइड वेदर ए सिक यूनिट वाज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड और क्लोज डाउन, क्या उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है या उसको बंद किया जाएगा। The board has considered revival and rehabilitation scheme for the some cases and winding up for the number of unit। तो कुछ के लिए उसने रिवाइवल स्कीम पेश की बोर्ड ने, और कुछ के लिए उसने जो है उनको बंद करने की स्कीम पेश की। फिर वही सिक यूनिट के प्रति क्या रोल था, तो देयर आर मैनी एंटरप्राइजेज विच आर सिक, ऐसे बहुत सारी एंटरप्राइजेज थे जो सिक थे, बीमार थे, और वो इतने भी कैपेबल नहीं थे कि उनको रिवाइव किया जा सके, क्योंकि उनसे क्या हो रहा था, एक्यूमुलेटेड हैवी लॉस हो रहे थे सरकार को। द ओनली ऑप्शन जो बचता था गवर्नमेंट के पास वो यही था कि ऐसे जितने भी केसेस हैं उनको क्या कर दिया जाए, क्लोज डाउन कर दिया जाए। दीज अंडरटेकिंग एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी नेट फॉर द एम्प्लॉई एंड वर्कर, जो उस एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट के एम्प्लॉई थे उनको उनके हितों की रक्षा करने के लिए पहले उनको क्या किया गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑफ़र दिया गया, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने का ऑफ़र भी दिया गया, सो दैट वो अपने परिवार का सही मतलब कि ढंग से क्या कर सकें, खर्चा सहन कर सकें। तो एक नेशनल रिन्यूअल फंड बना था, वो इसीलिए बना था कि जो भी पैसा यहाँ से आएगा पब्लिक सेक्टर जो सिक यूनिट थी उनको बेचने से या उनको प्राइवेटाइज करने से उसको मैं सही ढंग से यूज़ कर सकूं, तो इसीलिए उसको बनाया गया था। गवर्नमेंट ने क्या करना था, रिटेन या रीडिप्लॉय, रीट्रेंच लेबर उनको लगाया जा सके, ऐसे लोगों को वहाँ पर क्या किया जाए, दोबारा से रोज़गार प्रदान किया जाए। एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई इवन सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो जो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते थे उनको ये ऑफ़र दिया गया, और नहीं तो उनको दूसरी किसी कंपनी में सेटल किया गया। तो किसी भी सिक यूनिट को जब बंद किया गया तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि उसके एम्प्लॉई का कोई भी अहित ना हो। अब एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, ये और समझ लेते हैं यहाँ पे। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू ए MOU सिस्टम बाय विच मैनेजमेंट आर टू बी ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी, उनको ज़्यादा एकाधिकार दिए जाएं, उन पर ज़्यादा रोक टोक ना रखी जाए। हाँ, उनको अकाउंटेबल ज़रूर कराया जाए जिस भी रिजल्ट के लिए वो काम कर, मतलब जो काम उनको सौंपा गया है उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगे, पर उनको उस काम को पूरा करने के लिए पूरी आज़ादी भी दी जाएगी। तो अंडर दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर यूनिट वर गिवन क्लियर टारगेट एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फॉर अचीविंग दोज टारगेट, उन टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें निश्चित समय भी दिया गया, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी सेट की गई। The MOU was between the particular public sector and their administrative minister defining their relationship and autonomy। तो MOU किस किस के बीच में बनता था या स्थापित होता था, तो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ, वो जहाँ पर भी वो जो है अपना शेयर बेच रही है, या कह लो कि एक तरीके से कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो स्टेब्लिश हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हम ऑटोनॉमी ला पाएँ, मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छा बना पाएँ, उनको और आज़ादी दी जाए उस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर को, सो दैट वो सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। तो ये था हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसी के साथ ये वीडियो हमारी जो है यहीं पर समाप्त होती है। इससे हमने चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सीखा। थैंक यू।